नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें इस शो के जरिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, बेहतर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में। तो इसीलिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, नई शुरुआत से जुड़ा हुआ, अपने गोल से जुड़ा हुआ, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप लाइव देख भी सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। #AskAwaz yourmoney लिखकर। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। हमारे साथ रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें उससे पहले आज बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की, कि डाइवर्सिफिकेशन के मायने क्या हैं, कितना वाइड ये टॉपिक है और किस तरीके से एक इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई कर सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कैटेगरीज तक ही सीमित नहीं है। हम काफी बार फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन करने की बात कहते हैं, कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है। आपके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्या है, कितना गोल आप लेकर चल रहे हैं, कितना टाइम होराइजन है, उस पर भी ये बातें डिपेंड करती हैं। तो बताइए डाइवर्सिफिकेशन के मायने क्या हैं और कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या अलग अलग तरीके हैं डाइवर्सिफाई करने के। दीपाली जी, पहले तो नमस्कार और मुझे शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि हम जब डाइवर्सिफिकेशन, जब ये टॉपिक को लेते हैं तब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक आ जाता है। कौन से प्रोडक्ट्स में जाए, कौन से कैटेगरीज में जाए, कौन से एएमसीज में जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट हम एक और चीज इग्नोर कर देते हैं कि हम कौन से स्टाइल्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करें। सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें बेटर रिस्क और रिटर्न मैनेज हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है क्या होता है कि कभी कोई प्रोडक्ट अच्छा करेगा, कभी कोई दूसरा प्रोडक्ट बुरा करेगा। कैटेगरीज में भी हम देखते हैं कि अभी 6-7 महीनों में हमने देखा है कि मिड और स्मॉल कैप्स ने काफी रैली किया है, लार्ज कैप्स ने इतना रैली नहीं किया है। तो कैटेगरी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये भी देखा है कि कई कई एएमसीज में उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, तो अंडर परफॉर्मेंस रिस्क भी आ जाता है। और हमने ये भी देखा है कि इन पास्ट ये 2 या 3 साल में वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया किया है और उससे पहले ग्रोथ स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा किया है। सो डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट लेवल पे, कैटेगरी लेवल पे, एएमसी लेवल पे और स्टाइल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज खास इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो अपना रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन खास ध्यान में रखे, उस बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन करे। डाइवर्सिफिकेशन में कितना एलोकेशन बेसिकली म्यूचुअल फंड लेवल पे और एएमसी लेवल पे मेरे हिसाब से 10 to 15% मिनिमम एलोकेशन रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम 10% से नीचे जाते हैं तो हम काफी ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क में चले जाते हैं। और जब हम पर म्यूचुअल फंड और एएमसी लेवल पे हम आते हैं तो मैक्सिमम एलोकेशन शुड बी गिवन अप टू 25%, क्योंकि हम 25% से ऊपर हम एलोकेट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क में पोर्टफोलियो पड़ जाएगा। और एक और चीज मैं खास दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं कि जो स्टाइल जो है ग्रोथ और वैल्यू, ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट होता है, वैल्यू काफी सिक्लिकल हो जाता है। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में थोड़ा हायर एलोकेशन रखे, अराउंड 60 to 80% एलोकेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी में रखे। और जब वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं तो 20 to 40% आप वैल्यू में रखे, इससे ज्यादा आप वैल्यू में ना करें क्योंकि वैल्यू काफी वॉलेटाइल और सिक्लिकल भी हो जाता है। अभी मुझे काफी सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि इतने सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, इक्विटी में, हाइब्रिड में, डेट में, तो कितने में हम डाइवर्सिफाई करें। मेरे हिसाब से ओवरऑल इक्विटी में 5 और 6 म्यूचुअल फंड से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, और डेट में भी 5 या 6 म्यूचुअल फंड से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा समझा देता हूं, मैं इक्विटी, हाइब्रिड और डेट में किन किन कैटेगरीज इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। प्योर इक्विटी में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और वैल्यू, ये 5 कैटेगरीज में आप अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और जब आप डेट की बात करते हैं तब लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, बैंकिंग एंड पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये कैटेगरीज में आप डाइवर्सिफाई करें।
तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जब आप इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मैक्सिमम 10 या 12 फंड के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है डाइवर्सिफिकेशन के मायने। आप किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर हैं, तब आपको क्या सूट करता है, उसके हिसाब से भी काफ़ी सारी बातें आपको समझाई गई हैं। उसी के हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए अगर आप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहते हैं। तो ये तो रही डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक पर बातचीत। अब बात करते हैं कॉलर्स से और फोकस करते हैं क्वेश्चंस पर। और पहले कॉलर सतीश हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। सतीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। मैडम अभी मेरे 3 फंड है, 4-4 हजार के SIP है। केनरा रोबेको स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप और एक इसका निप्पॉन का पुराना वाला वो डायरेक्ट ग्रोथ, और एक यूलिप ने किया है मैंने 5,000 का। इसका टाटा है का। तो अभी मुझे और 2 फंड करना है 4-4 हजार के, तो किसमें करना है मुझे वो क्वेश्चन है। और मेरा लक्ष्य है 5 साल का ही है, तो 50 लाख का। तो क्या मैं इसमें अच्छा करूँगा? तो ये मेरा सवाल है। तो अगर यही 2 सवाल थे मेरा। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। और जैसे इन्होंने बताया कि 17,000 की एग्जिस्टिंग SIP इनकी चल रही है, 5 साल में 50 लाख का टारगेट है, 8,000 के SIP और बढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात एक चीज लगी इनके पोर्टफोलियो में कि इन्होंने बहुत क्लटर्ड नहीं रखा है अपना पोर्टफोलियो। इनके पास 4 ही फंड्स हैं जिसमें 4,000 ईच 3 फंड्स में डाल रहे हैं, 5,000 ईच एक फंड में डाल रहे हैं। और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, टाटा, एक यूलिप भी इनके पास है टाटा की। तो 3 ही फंड्स है और एक यूलिप प्लान है। क्या सजेशन इनके लिए इनके पोर्टफोलियो पर? दीपाली जी, पहले तो उनका जो 5 इयर्स का जो टाइम होराइजन है फॉर सिप जो मेथोडोलॉजी उसके लिए बहुत ही कम टाइम होराइजन है, क्योंकि सिप क्या करता है हर महीने इन्वेस्ट करता है और वो पूरे एंटायर टाइम होराइजन पे एवरेज करता है, टॉप मीडियम और बॉटम पॉइंट्स पे भी इन्वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो 5 ईयर का टाइम होराइजन रखना चाह रहे हैं तो फिर प्योर इक्विटी में सिप ना करें। यूजुअली आइडियल टाइम होराइजन सिप के लिए 7 to 10 इयर्स होता है फॉर प्योर इक्विटी। तो पहली बात तो अगर मैं सिंपल मैथ्स पे मैं जाता हूँ, 12% CAGR रिटर्न्स पे जाता हूँ फॉर 5 इयर्स, और ये अगर सब अच्छा रहा, मार्केट अच्छा रहा, तो वो करीबन उनका जो 1 लाख रुपीस का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है प्लस 17,000 का जो सिप उनका जो चल रहा है, वो करीबन 15 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। वो 50 लाख रुपीस नहीं इकट्ठा कर पा रहे। 50 लाख अगर उनको अचीव करना है तो उनको SIP बढ़ानी पड़ेगी टू 60,000 रुपीज पर मंथ फॉर 5 इयर्स। बट प्रोवाइडेड अगर 5 साल में मार्केट बहुत ही अच्छा रहा, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर अगर मार्केट बहुत ही अच्छा रहा तो उनको 12% मिलेंगे। मगर यूजुअली हमने देखा है 5 इयर्स कंपैरेटिवली सिप के लिए छोटा टाइम होराइजन गिना जाता है। अगर उनको 12% और 12% प्लस रिटर्न्स चाहिए प्योर इक्विटी में तो वो लंबा टाइम होराइजन रखे, 7 to 10 इयर्स। अगर उनका 5 साल का ही टाइम होराइजन है तो मेरे हिसाब से वो बैलेंस एडवांटेज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश कर सकते हैं, मगर उनको फिर रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स वो इक्विटी और डेट के मिक्स में आते हैं, तो उनको रिटर्न्स में श्योरली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मगर उनका लंबा टाइम होराइजन है तो मैं देख पा रहा हूं कि उनके जो पोर्टफोलियो है मिड एंड स्मॉल कैप्स में काफी उनका एक्सपोजर है, लार्ज कैप में काफी कम एक्सपोजर है। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप भी पोर्टफोलियो में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। तो फॉर अगर उनका 7 to 10 इयर्स का टाइम होराइजन है तो वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट रखे 20% ईच। एडिशनली मैं रिकमेंड करना चाहूंगा पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में करे, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करे और मेरे एसेट फोकस फंड में करे। सो ये टोटल 5 फंड्स में 20% ईच एलोकेशन रख के वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं और कितना परसेंटेज एलोकेशन आपको किस फंड में रखना है ये बातें भी आपको समझाई गई हैं। तो काफी कन्वीनियंस आपके लिए रहेगी अगर आप पूरी डिजाइनिंग अपने पोर्टफोलियो की करते हैं तो। चलिए, तो ये तो बात हुई सतीश के पोर्टफोलियो की। बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए रितेश मौजूद हैं फोन लाइन पर वडोदरा से। रितेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
गुड इवनिंग मैम। मेरा पोर्टफोलियो में मैम मुझे बस पूछना था कि इसमें Good कुछ evening. मुझे चेंजेस करने चाहिए या ये पोर्टफोलियो ठीक है जो मैंने सेंड किया है? ओके, तो 35,000 की आपकी एसआईपी चल रही है, 7 लाख आपके पोर्टफोलियो की फिलहाल वैल्यू है और 20 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। फंड्स में बता दूं क्विकली इनके जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरी एसेट लार्ज कैप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, कैनरा रोबोको का फंड इनके पास है, स्मॉल कैप कैटेगरी का एसबीआई फोकस इक्विटी। इन पांचों फंड्स में तो ये 5-5 हजार ईच डाल रहे हैं। मेरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2,500 ईच हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो उनका टाइम होराइजन बहुत ही बढ़िया है। 20 इयर्स इज अ फैंटास्टिक टाइम होराइजन। और मैं सिंपल मैथ्स पे जाता हूं, मैं 12% CAGR रिटर्न्स में पकड़ लेता हूँ इक्विटीज में। सो उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 7 लाख रुपीज प्लस SIP 35,000 का जो कर रहे, वो अराउंड एट द एंड ऑफ द 20th ईयर 4 करोड़ के आसपास वो इजीली कर पा रहे, इकट्ठा कर पा रहे। उनका जो 2 करोड़ का जो गोल है वो बहुत ही आसानी से अचीव हो पा रहा है। तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, उनका जो पोर्टफोलियो पे मैं आ रहा हूं, मैं काफी सेम AMCs में उन्होंने अपना फंड्स रखे हैं, तो काफी कंसंट्रेशन रिस्क, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क और काफी ओवरलैपिंग रिस्क भी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करे अलग अलग AMCs में। और काफी सारे म्यूचुअल फंड्स भी है, मेरे हिसाब से सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स ही रखे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है ऑफ 20% एलोकेशन टुवर्ड्स ईच म्यूचुअल फंड। वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, DSP फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फोकस फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये पांचों फंड में 20% ईच वो अपनी SIP कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से वो अपना गोल फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 35,000 की SIP आपकी ऑलरेडी चल रही है। 4 करोड़ से ज्यादा का टारगेट आप हासिल कर लेंगे 20 इयर्स में। और क्योंकि कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, ओवरलैपिंग अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कीजिए, ज्यादा फंड्स ही मत रखिए, सिर्फ 5 ही फंड्स रखिए इस SIP के लिए। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, DSP फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, इन पांचों फंड्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कीजिए फंड्स का और इन्वेस्टेड रहिए अपने इस पोर्टफोलियो में। अंकुर से बातचीत करेंगे, अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। अंकुर है, माफ कीजिए, हमारे साथ। अंकुर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अंकुर सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनका क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। 34 साल इनकी उम्र है, 14,000 की SIP चल रही है। अब ये SIP कब स्टार्ट की है इसकी डिटेल्स तो नहीं है, बट इन्होंने 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट का इनका लक्ष्य है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 3,000 रुपए महीना, इसके अलावा SBI S&P BSE सेंसेक्स फंड में 2,000 रुपए महीना है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी SBI काउंटर फंड में 2,000 रुपए महीना। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप और एक्सिस मिड कैप, इन 3 फंड्स में ये 2,000 रुपए और एक एक्सिस मिड कैप में 1,000 रुपीज ईच डाल रहे हैं। तो यानी टोटल SIP इनकी 14,000 पर मंथ की है। कैसा है इनका पोर्टफोलियो? प्लस 12 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है? दीपाली जी, वो 12 इयर्स में मैं अगर 12% रिटर्न्स पकड़ रहा हूँ इक्विटीज में, तो करीबन 45 लाख रुपीस इकट्ठा कर पा रहे। 1 करोड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे विद 14,000 SIP। अगर उनको 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है 12 साल में, तो उनको SIP बढ़ानी पड़ेगी टू 35,000 रुपीज पर मंथ। और उनका जो मैं पोर्टफोलियो जो देख पा रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से वो रिड्यूस करे अपने फंड्स को, 5 फंड्स रखे, मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। सो 20% ईच इक्वल एलोकेशन रखे, क्योंकि इक्वल एलोकेशन जब आप रखते हैं तब अच्छी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे पोर्टफोलियो में। सो DSP फ्लेक्सी कैप फंड में वो निवेश कर सकते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है, वो टैक्स सेविंग बहुत ही बढ़िया फंड है, उसमें निवेश करे। SBI कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, सो ये पांचों फंड में 20% ईच एलोकेशन रखे, तो मेरे हिसाब से उनका गोल विथ 35,000 रुपीज पर मंथ 12 इयर्स में अचीव हो पाएगा। ओके, तो
इन्वेस्टमेंट्स तो आपको इंक्रीज करनी पड़ेंगी, 14,000 नहीं 35,000 की एसआईपी करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो 5 फंड्स रखिए जिसमें 20% ईच आपको डालना है टोटल इन्वेस्टमेंट का। डीएसपी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये 5 फंड्स आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 35,000 की एसआईपी एक साथ भी अगर आप नहीं बढ़ा सकते 14,000 से, तो धीरे धीरे बढ़ा लीजिए हर साल, या फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ा सकते हैं तो 45-50 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन ही आप कर पाएंगे इन 12 ईयर्स। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी है कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी, ऋषभ दस्ते हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और सवाल लेते हैं, और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू संजय ने भेजा है। 39 इयर्स इनकी एज है, 20 इयर्स में 80 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो नहीं बनाया है लेकिन पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। गोल ये बता चुके हैं 80 लाख का, होराइजन है 20 इयर्स। बताइए कितना इन्वेस्ट करें इस गोल को हासिल करने के लिए, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, क्या सजेशंस? दीपाली जी, सिंपल मैथ्स पे मैं जाता हूँ मैं तो 12% CAGR रिटर्न्स पे 20 इयर्स अगर उनको 80 लाख रुपीज गोल अचीव करना है तो वो 8,500 रुपीज पर मंथ वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो इजीली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। क्योंकि उनका काफी लंबा टाइम होराइजन है तो मेरे हिसाब से वो रिस्क ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं मिड कैप और स्मॉल कैप का भी मैं अच्छे से एक्सपोजर देना चाहता हूँ। मैं लार्ज कैप में इतना नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो 3 कैटेगरीज में ही रखे, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। विद एन एलोकेशन ऑफ 20% ईच वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस फंड, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड, ये 5 फंड में 20% ईच एलोकेशन से वो काफी अच्छे से अपना गोल अचीव कर पाएंगे। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं वो अपना पोर्टफोलियो में ऑन एन एनुअल बेसिस वो 10 to 20% जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ती है और उनका जो सैलरी बढ़ते हैं तो 10 to 20% का वो एनुअल टॉप अप करेंगे तो उनको उनके ओवरऑल कॉर्पस में काफी बूस्ट और उनका ओवरऑल कॉर्पस काफी एम्पलीफाई हो जाएगा एट द एंड ऑफ द 20th ईयर। ओके, तो ये सजेशन है आपके लिए। आप 8,500 की एसआईपी अगर करते हैं 20 सालों के लिए तो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे 12% के रेट पर। हो सकता है 80 लाख से ज्यादा के भी एक्यूमुलेशन कर सके, बट एक्सपेक्टेशंस ये है एटलीस्ट इतना तो कमा ही लेंगे। तो हालांकि कोशिश कीजिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कि आप जो शुरुआत कर रहे हैं एसआईपी की 8,500 के साथ, उसमें भी थोड़ा थोड़ा हर साल स्टेप अप करते रहें, थोड़ा एलोकेशन और इंक्रीज कर सकें ताकि जितना एक्यूमुलेट कर लेंगे उतना आपके लिए फायदा है। पैसे कहां लगाने हैं? 5 फंड्स हैं आपकी स्क्रीन पर, उनको कर लीजिए नोट। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस, कोटक स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, डीएसपी फ्लेक्सी कैप। तो इन फंड्स के साथ एक पोर्टफोलियो क्रिएशन की आप शुरुआत कर सकते हैं। बात करते हैं अब अगले कॉलर की। शैलेंद्र कुमार ने सवाल भेजा है चंडीगढ़ से ईमेल के थ्रू। 36 साल इनकी उम्र है, 15,500 की एसआईपी चल रही है, 25 साल में 4 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल जो एसआईपी इनकी चालू है उससे इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख के आसपास की है। कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, आईसीसी प्रूडेंशियल नेस्डेक इंडेक्स फंड, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, पारंपरिक टैक्स सेवर, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एडलवाइस स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज मिड कैप। इन सभी में 1,000 से लेकर 2,500 की एसआईपी चल रही है। कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने। 35,000 की पीपीएफ चल रहा है इनका 2,000 रुपए महीने का, और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 2,000 रुपए महीना ये डाल रहे हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? दीपाली जी, पहले तो उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फंड्स को नैरो डाउन करे, 5 और 6 फंड्स में ही रखे। और उनका जो ईच फंड में जो एलोकेशन है वो काफी डिस्प्रपोर्शनेट है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रपोर्शनेट करे, मेरी ये सुझाव है। उनका जो लक्ष्य है करीबन 4 करोड़ का जो लक्ष्य है वो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पा रहे विद 12% CAGR रिटर्न्स 25 ईयर्स में। उनको जो 15,000 रुपीज जो एसआईपी चल रहा है उनको बढ़ानी पड़ेगी एसआईपी फ्रॉम 15,000 रुपीज टू अराउंड 20 to 25,000 का उनको एसआईपी करना पड़ेगा, तो वो इजीली 4 करोड़ का लक्ष्य वो अचीव कर पाएंगे। उनका जो डेट जो सेगमेंट है वो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही बढ़िया स्कीम्स है, वो कंटिन्यू रखे टिल द एज ऑफ 60। पीपीएफ तो टिल द एज ऑफ 60 कंटिन्यू रखे ही रखे, क्योंकि एक क्या रहता है कि इक्विटी इतना वॉलेटाइल एसेट क्लास है, तो एक
कुशन देने के लिए एक डेट एक्सपोजर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे फॉलोइंग रिकमेंडेशन है उनके लिए फॉर उनका जो सिप, उनका जो इक्विटी पोर्टफोलियो, उनके लिए डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 20% रखे एलोकेशन। कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 15%, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 15%, डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 15% और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड है वो 15%। सो 2020 और बाकी के 15% ईच से ये 6 फंड्स में वो एलोकेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका गोल विद 20 to 25,000 रुपीज पर मंथ वो इजीली अचीव हो जाएगा। ओके चलिए, ये रहा आपके लिए सजेशन। ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो को। सिर्फ 5 ही फंड्स या 6 फंड्स मैक्सिमम रखिए अपने पोर्टफोलियो में। कौन से फंड्स हो सकते हैं, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट आपको करना है किस फंड में, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। डीएसपी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और डीएसपी स्मॉल कैप। इस पूरे कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा चेंज कीजिए। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे ऋषभ, लेकिन काफी सारे फंड्स आपने शो के दौरान रेकमेंड किए हैं, बट स्टिल टॉप 4 फंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें। दीपाली जी, करंटली अभी मिड और स्मॉल कैप्स तो काफी रैली हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स हैव सम कैचिंग अप टू डू। तो पहला मेरा टॉप 4 फंड में फर्स्ट फंड इज यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज द फर्स्ट फंड। दूसरा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है। तीसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है और चौथा ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड एक मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए है और काफी अभी वैल्यूएशंस भी पीक पे चल रहे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडरेशन में जाए तो बेटर रहेगा। ओके चलिए, तो ये रहे 4 फंड्स, इनको कर लीजिए नोट। थैंक यू ऋषभ शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।